प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 5 जिसका नाम है ज्योतिबा फूले पढ़ाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों हम पाठ का परिचय समझते हैं। क्योंकि ये संक्षिप्त विवरण है तो आप पाठ परिचय समझिएगा। प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फूले में पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारी शिक्षा के अंदर। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फूले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, ये ज्योतिबा फूले हैं और ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। आपको ये ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले, इनकी पत्नी का क्या नाम है प्यारे बच्चों? सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। यानी कि सावित्रीबाई फूले ने कुछ ऐसा काम किया था कि उनके जीवन चरित्र को एक प्रेरणा के रूप में दर्शाया गया है इस पाठ के अंदर। शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ण पर समान अधिकार है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो सभी जाति धर्म के लिए समान है, चाहे वो उच्च जाति का है, चाहे वो निम्न जाति का है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है, सभी को वर्ण यानी सभी को समान अधिकार है। और उसके लिए फूले दंपति ने जो संघर्ष किया है उसे बताने का प्रयास किया गया है। यानी कि उसके लिए फूले दंपति का मतलब है दंपति यानी पति और पत्नी दोनों ने जो संघर्ष किया है, यानी कि जो संघर्ष किया है, मेहनत किया है, जो लड़ करके उसे बताने का प्रयास किया गया है। फूले दंपति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के लिए उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। यानी कि जो अछूत थे, जिनका शोषण होता था, जो महिलाएं थी, विधवाएं थी, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रण लिया कि हमें इन्हें मुक्त कराएंगे। अछूत जाति से जिनका शोषण हो रहा है उनको, महिलाओं को, जो बेचारी विधवाएं हैं जो पढ़ लिख नहीं सकती, तो उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्यारे बच्चों? प्रण लिया। और उसके लिए संघर्ष भी किया। इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। यानी कि इन दोनों ने, दोनों का मतलब यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी। समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं यानी कि जो समाज में भेदभाव था, जाति पाति थी, पुराने रीति रिवाज थे, जैसे विधवा शादी नहीं कर सकती, जिसका पति मर जाए वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, खाना किसी को दे नहीं सकती, तो उन बातों का विरोध किया। समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और जो निचले वर्ग जिसे हम बहुत सारी अछूत जातियों में रखते हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ी। दोनों दंपति यानी पति पत्नी ने, उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। जो ब्राह्मण लोग थे, जो बहुत अमीर थे, पूंजीवादी, जिनकी छोटी सोच थी, मानसिकता, उनके विरुद्ध आवाज उठाई। यानी कि उनका विरोध किया। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही अधिकार नहीं है। यानी कि उनका जो शब्द प्रयोग किया गया है बच्चों, उनका यानी कि दोनों पति पत्नी के लिए, वो कहते थे कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग यानी जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हीं का अधिकार थोड़ी ना है, सभी का समान अधिकार है ना। केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था को वह किसी काम की नहीं है। यानी कि अगर एक ही वर्ग के लिए पढ़ाई जाएगी तो फिर शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है।
उन्होंने शिक्षा पर सभी का हक और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकती है। यानी कि प्यारे बच्चों, समाज में शिक्षा एक ऐसा अधिकार है कि शिक्षा समानता और शोषण से मुक्ति दिला सकती है। यानी कि शिक्षा हमारा सबसे अच्छा हथियार है। इस बात पर बल दिया। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा है कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर हैं। यानी कि उन दोनों पति पत्नी ने कहा कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों शिक्षा का अधिकारी हैं, दोनों शिक्षा बराबर के अधिकारी हैं। इस बात के लिए दोनों दंपति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा। यानी कि दोनों दंपति को समाज का तिरस्कार व विरोध, यानी कि तुम बेकार हो, हमारे रीति रिवाजों को खराब कर रहे हो, तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यानी विरोध किया। यह पाठ उनके इसी संघर्ष समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उसे लड़ने की कहानी बताता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि उन्होंने समाज को सुधारने में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, जितनी विघ्न बाधाएं आई, उन बाधाओं से लड़ने की कहानी है। समझ में आया प्यारे बच्चों? एक बार फिर से कहती हूँ, उन्होंने समाज में स्त्रियों को हक दिलाने के लिए, शिक्षा समान दिलाने के लिए और नीची जाति के भेदभाव को मिटाने के लिए जितनी मुश्किलों का सामना किया, वो इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको स्मरणीय बिंदु पढ़ाते हैं। यानी कि आपको स्मरणीय बिंदु यानी कि बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। स्मरणीय बिंदु, चलिए देखिए, स्मरणीय बिंदु में लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। उन्होंने समाज सुधार किया, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया जाता है। यानी कि देखो प्यारे बच्चों, 5 ऐसे प्रमुख लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान किया, लेकिन इन दोनों पति पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी का, सावित्रीबाई फूले का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। यानी कि सूची, यानी कि जो लिस्ट तैयार की गई थी, वो ऊंची जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग थे। तो उन्होंने अपने ब्राह्मण जाति के लोगों को और उन्होंने अपनी सूची तैयार की, लेकिन इन दोनों का नाम नहीं लिखा। ज्योतिबा फूले ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला। यानी कि इन दोनों ने, जो पैसे वाले लोग थे पूंजीवादी, पुरोहितवादी, यानी कि जो अपने आप को धर्माचार्य बोलते हैं, उनकी गंदी सोच को खुला हमला बोला। यानी आप अपने आप को बदलो। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। यानी कि वर्ण, यानी कि जो हम रंग भेदभाव करते हैं, जाति भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, उनको एक दूसरे का पूरक बताया। गुलामगिरी, सेतकर, याचा आशूर में विचारों का संकलन किया गया है। यानी कि जो ये पुस्तकें हैं, उनमें संकलन, इन बातों का वर्णन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। यानी कि वो कहते थे, अगर मान लीजिए एक ही घर में, मान लीजिए पिता बौद्ध धर्म का मानता है और माँ ईसाई से शादी कर ली, अगर बेटी मुसलमान है, तो यानी कि ये सत्य धर्म है, ये अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के विचारक हैं ये। तो
महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता ना ले सके। यानी दोनों पति पत्नी कहते थे अगर मान लीजिए औरतें पढ़ने लगेंगी, महिलाएं पढ़ने लगेंगी तो वो पुरुषों के बराबर हो जाएगी, तो पुरुषों को हीन भावना होने लगेगी और वो अपने आप को नीचा सोचने लगेंगे। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं बनाई और ना ही उन्हें पढ़ने देते थे, उनका विरोध करते थे। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। तो यानी कि ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। यानी कि देखो आप सभी जानते हैं विवाह किस प्रकार से होता है, लेकिन एक हमारे हिंदू धर्म में यदि किसी स्त्री का पुरुष मर जाए तो वो दोबारा नहीं शादी कर सकती। अगर पुरुष की पत्नी मर जाए तो वो दोबारा शादी कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने नए नियम बनाए कि यदि किसी पत्नी का पति मर जाता है, यानी कि जिसके पत्नी का पति मर गया तो पत्नी द्वारा शादी कर सकती है। उन्होंने ऐसा नियम फिर से बनाया। सांस्कृतिक समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। यानी कि स्त्री की गुलामगिरी करने वाले यानी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले जितने भी मंत्र थे वो सब हटा दिए। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। यानी कि ऐसे नियम बनाए जिससे कि पति पत्नी जो नए विवाहित जोड़े हैं वो अच्छे से समझ सके। 1888 में ज्योतिबा फूले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया। देखिए प्यारे बच्चों, इस तिथि को, इस सन को बहुत से अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आपकी सरकारी नौकरी में भी आता है और आपके इस पाठ के अंदर भी पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं। जैसे कि 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, लेकिन ज्योतिबा फूले ने महात्मा की उपाधि को नहीं ग्रहण किया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। यानी कि मैं एक महात्मा की उपाधि ले लूंगा तो मुझे शायद कहीं ना कहीं एक घमंड हो जाएगा और मुझे संघर्ष का कार्य करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, तो इसलिए मैं महात्मा की उपाधि नहीं लूंगा। उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखाई देती थी। यानी कि जो कहते थे तो वो उनके शरीर में भी दिखाई देता था, अमल होता था। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया। यानी कि जो ज्योतिबा फूले थे उनकी पत्नी अनपढ़ थी, उन अनपढ़ से शादी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, यानी अपनी पत्नी को पढ़ाया। उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। यानी मराठी भाषा और अंग्रेजी भाषा में पारंगत मीन्स हम बोलते हैं ना बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। सावित्रीबाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। यानी सावित्रीबाई को पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन वही लड़कियों के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती तो माँ बापों ने नहीं पढ़ाया। एक बार बचपन में लाट साहब एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं, उनका नाम है, उन्होंने उनको एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। यानी कि वो कूड़ेदान में फेंक दी पुस्तक कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगी, लड़की हो। तो सावित्रीबाई ने उसे छिपा कर रख दिया। यानी फिर उनको प्यार था पुस्तक से, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने कूड़ेदान में से किताब को निकाला और छिपा करके रख दिया। विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा। यानी कि जब उनकी शादी हो गई, ज्योतिबा फूले ने उन्हें पढ़ाना भेजा, तो तब उन्होंने उस किताब को पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, ये लगन होती है, आपको जैसा पढ़ोगे तभी तो आज उन दोनों का पति पत्नी का नाम है, तभी तो आपको भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ लिखने से नौकरी भी मिलेगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। चलिए, 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें कि 14 जनवरी 1848 को पहली कन्या विद्या पाठशाला यानी कि लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया।
उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? पुणे में। याद रखिएगा, पुणे में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर जगह पूछा जाता है। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए निम्न वर्ग, हाँ प्यारे बच्चों फिर से बता देती हूँ, एक बार दोहरा देती हूँ। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। यानी कि 14 जनवरी 1848 को पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया पुणे में। वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को बहुत ही बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। यानी जब उन्होंने पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला 14 जनवरी 1848 को, तो उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने बहुत बहिष्कार किया, हम नहीं पढ़ाएंगे लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, स्कूल क्यों खोला। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने भी बहू बेटे को घर से निकाल दिया। यानी जो ज्योतिबा फूले थे, उनके बाप ने भी उनको घर से निकाल दिया कि तुम लड़कियों के लिए क्यों स्कूल खोल रहे हो। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था। यानी कि जो सावित्रीबाई थी, उनको भी अपमान किया कि तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, पढ़ाई के लिए तुम ही कहती हो, स्कूल खुलवा दिया, इस तरीके से। पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। यानी कि इतने साल से 1840 से 1890 तक, यानी 50 वर्ष तक उन्होंने यही कार्य करा, मिशन पूरा किया। यानी लड़कियों, महिलाओं, छुआछूत, इन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। यानी कि जो महिलाएं छूत से ग्रस्त थी, अछूत होती थी, और जो इनके साथ भेदभाव होता था, जो नीची जाति के होते थे, उनके वे घर में जाते थे, उन्हें पढ़ाया करते थे और उन्हें समझाया करते थे, उनके घर जाके काम किया करते थे, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हो गए। जो दलित थे, शोषित थे, उनके हक में खड़े हो गए। महात्मा फूले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया। जो दोनों थे, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले को महात्मा कहा जाता है, और सावित्रीबाई फूले, उन दोनों ने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बना दी क्योंकि उनकी वजह से ही पहला कन्या पाठशाला खुला। देखिए प्यारे बच्चों, पाठ को आपको बहुत गहन अध्ययन करना है, लेकिन अगर आपने इसे भी समझ लिया, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको समझते हैं। देखिए, अब है हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा कि ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। अब आप देखो, ध्यान करो, मैंने क्या समझाया था कि जो उच्च वर्ग के थे, ब्राह्मण वर्ग के थे, उन्होंने एक सूची तैयार की थी। याद आई ना बात? ऐसे ही देखो, पाठ को आपने इतने अच्छे समझा तो आप उत्तर भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे सरलता से। तो देखिए, अब उत्तर की हम लाइन देखते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। उत्तर देखिए, भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फूले के शामिल नहीं किया गया था। इसके प्रमुख कारण थे, यानी कि उनके प्रमुख कारण बताए गए हैं प्यारे बच्चों कि उनको क्यों नहीं शामिल किया गया था। नंबर हमारा 1 है, जो प्रथम है, इस सूची को बनाने वाले लोग समाज के उच्च संभ्रात वर्ग व ब्राह्मणवादी मानसिकता व उनके अधिकारों के समर्थक थे, और वे स्वयं समाज के इसी वर्ग से संबंधित थे। यानी कि हमारे जो ब्राह्मणवादी थे और जो संभ्रात थे, जो मानसिकता जिनकी छोटी थी, उन्होंने इस लिस्ट को तैयार किया था। वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी
मानवतावादी विचार आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि यदि आम जनता उनके इन विचारों से प्रभावित हो गई तो समाज के निम्न वर्ग पर से उनका वर्चस्व, उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो जिनकी सोच घटिया थी और जो महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे, यदि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो उनका सम्मान कम हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। तीसरा, ज्योतिबा फूले की शिक्षा नीति, जिसमें वे बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित व निम्न वर्ग को भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, समानता व शिक्षा उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि शिक्षा द्वारा समाज में ये परिवर्तन हुए तो समाज में उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इसीलिए उन्होंने ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले और सावित्री कैसे एक और एक मिलकर 11 हो गए? यानी कि देखो, एक मिलकर 11 हो गए, एक और एक मिलकर ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी। तो आपको इसे समझाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, ज्योतिबा और सावित्री ने आपस में मिलकर और पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। यानी कि इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्त्री जो शिक्षा का प्रण लिया था कि हमें स्त्री शिक्षाओं को सम्मान दिलाना है, पढ़ने का अधिकार दिलाना है, उन्हें नौकरी लेने का अधिकार दिलाना है, तो उनके लिए उन्होंने उस मिशन यानी स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। वे मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करते थे। यानी वो किसानों के जो अछूत थे, जो जाति पाति में ज़्यादा भेदभाव करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे और उनकी लड़कियों को पाठशाला भेजो, उन्हें पढ़ने के लिए भेजो, इस तरीके से समझाते थे। लोग उनके काम में तरह तरह की बाधाएं डालते थे। यानी कि जो लोग समाज को सुधरने नहीं देना चाहते थे, जो लड़कियों को पढ़ने देना नहीं चाहते थे, वे बाधाएं डालते थे उनके काम में, लांछन लगाते थे, पर वे लगातार वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों के मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई। यानी कि उन दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर के जब काम किया समाज के लिए, सुधार के लिए, तो उनकी राह मीन्स यानी कि रास्ता आसान हो गया। इसीलिए दोनों के संयुक्त प्रयास और एक मिलकर 11 हो गए। उन्हें अपने मिशन में सफलता भी मिली। यानी कि प्यारे बच्चों, जब पति पत्नी ने मिलकर दोनों साथ में काम किया तो एक दूसरे का सहारा बने और उन्होंने मिलकर के स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और उसको सफल बनाया। और आज हमारे समाज में उन्हीं की वजह से स्त्रियां पढ़ लिख गई हैं और आगे बढ़ रही हैं। और आज हमारे समाज के अंदर स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक आगे हैं। तो ज्योतिबा फूले ने आपको याद होगा, बताया भी था कि 14 जनवरी 1848 को उन्होंने पहली कन्या पाठशाला खोली थी। तो प्यारे बच्चों, आपको भी शिक्षा पर जोर देना है और शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने जीवन में सफल होना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न समझाते हैं। पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार में कौन होना चाहिए? आपने ध्यान दीजिए, ईसाई और पिता बौद्ध, इस प्रकार का जहाँ लाइन वर्णन किया गया है उसी में से ये प्रश्न बना है। तो हमारा इसका उत्तर होगा क, माता ईसाई। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है? यानी कि
जो सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है प्यारे बच्चों? घ। इसका उत्तर है घ, महात्मा ज्योतिबा फूले। घ। देखिए आपके पेपर के अंदर जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर आएंगे तो ये पाठ के अंदर से ही आएंगे, एक भी लाइन बाहर से नहीं आएगी। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को अच्छे से समझना है। तो उसी के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं में से ही आपको उत्तर लिखना है। 4 इस प्रकार से उत्तर होंगे, उनमें से एक सही उत्तर छांट करके आपको लिखना है। तो चलिए तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि ज्योतिबा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए क्या किया? समानता दिलाने के लिए क्या किया? यानी कि क, कन्या के लिए पाठशाला खोलना, ख, नई विवाह विधि की रचना करना, ग, अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाना, घ, उपयुक्त सभी। तो ये 4 आपके आगे बहुविकल्प दे रखे हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है और आपको लिखना है। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी उन्होंने सभी कार्य किए थे। ज्योतिबा फूले जी ने ये सभी कार्य किए थे। नंबर 4 प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? यानी कि पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो आपको इसी प्रकार से फिर बहुविकल्प में से सही विकल्प चुनना है। क, पंडित रमाबाई, सरोजनी, सावित्रीबाई फूले, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना पहली महिला शिक्षक कौन थी? ग, सावित्रीबाई फूले। अब हमारा अगला प्रश्न है 5वां, ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? यानी कब दी जा रही थी महात्मा जी की उपाधि? क 1885, ख 1886, 1888, घ 1988। तो हमारा सही उत्तर है ग 1888। अब हमारा 6ठा प्रश्न है, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहली पाठशाला कब खोली गई? याद करो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से दोहराया था। तो देखो 4 आपके सामने ऑप्शन है और आपको उसमें से सही पर राइट लगाना है, जो राइट है। तो हमारा सही उत्तर है इसका ग 14 जनवरी 1848। अब हमारा अगला आगे 7वां प्रश्न है, लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं है, तो सावित्रीबाई ने क्या किया था? आप इनमें से सही उत्तर चुनेंगे। तो हमारा सही उत्तर है ग, हाथ का खाना फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को माना। जब उन्होंने समझाया लाट साहब ने, तो उन्होंने उनकी बात को समझा कि घूमते हुए में खाना नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने हाथ का खाना क्या करा प्यारे बच्चों? फेंक दिया। अब 8वां प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या पढ़ना सिखाया था? कौन सी भाषा थी? 2 थी, याद करिए। देखिए ऑप्शन तो बाद में देखिएगा, एक तो अंग्रेजी और एक मराठी भाषा। तो हमारा इनमें से देखो मराठी भाषा है, अंग्रेजी भाषा तो है नहीं। तो हमारा इसका मतलब हम अंग्रेजी नहीं है तो उस पर टिक नहीं लगाएंगे, तो मराठी भाषा। अब हमारा 9वां प्रश्न है, शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र क्या थी? तो हमारी सावित्रीबाई जी की उम्र थी 9 साल। क, ख, ग, घ, ये 4 ऑप्शन में से हमें अपना सही उत्तर चुनना है। तो हमारा सही उत्तर है 9 साल। और हमारा अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों में क्यों शुमार नहीं किया गया? इसका उत्तर देखिए, क, ख, ग, घ आपके दे रखे हैं और आप उनमें से सही उत्तर बताना है। सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के लोग थे। अब देखो पहली लाइन में ही हमें उत्तर मिल गया, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया था उच्च वर्ग को आपको ध्यान रखना है। तो क हमारा सही उत्तर है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ को बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको फिर से दोहराना है बार बार, और अच्छे अंक लाने के लिए बहुत गहन अध्ययनता के साथ समझना है। और पाठ को जितना हो सकता है लाइन टू लाइन पाठ को समझिए, उसकी समरी को समझिए,
उसकी कहानी को समझिए, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और इनमें से ही उत्तर आएंगे। दीर्घ प्रश्न भी, लघु भी, अति लघु भी, बहुविकल्पीय, सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं अब आपसे अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, अगले पाठ को पढ़ाने के लिए फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।